गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर का कुछ लास्ट क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन एक बार करते हैं। प्लस माइनस C1 2 माइक्रोफेरेड, V1 20 वोल्ट है ना, प्लस माइनस C2 3 माइक्रोफेरेड, V2 80/3 वोल्ट, प्लस माइनस C3 4 माइक्रोफेरेड, V3 5 वोल्ट। तो फाइंड कर सकते हैं Q1 की वैल्यू आप। तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या डाउट है बोलो, इसके पहले वाले में क्या डाउट? माइक्रोकुलम हो जाएगा। Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 माइक्रोकुलम। Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 माइक्रोकुलम। Q1 आ गया, Q2 आ गया, Q3 आ गया। इसको कैसे कनेक्ट किया था? स्विच को क्लोज कर दिया ना, स्विच को क्लोज कर दिया। ये C1 है, C2 C3 प्लस, अरे चेंज हो गया, वैल्यू वैसी आ गई इसीलिए चेंज हो गया। वैल्यू नेगेटिव आ गई थी ना एक की, देखो जिसको पॉजिटिव अज्यूम किया था उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी क्या हो? चेंज हो जाएगी, इसलिए माइनस। ये क्या था? माइनस प्लस, ये क्या था? ऐसा कनेक्ट किया है, ऐसा कनेक्ट किया है, ठीक है। ऐसे ये सब क्या है, कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। अभी अपने को कोई आइडिया नहीं है कि किस पे पॉजिटिव होगा किस पे नेगेटिव होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट आर द मैग्नीट्यूड चार्जेस ऑन ऑल द कैपेसिटर्स व्हेन स्विच S1 S2, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2 है, यहाँ पे S3, ये क्लोज किया तभी। तो क्लोज किया तो कुछ अज्यूम कर लेंगे कि इस पे चार्ज Q1 आ रहा है, इस पे Q2 आ रहा है, इस पे Q3 आ रहा है, इस पे जो भी है, ठीक है, वो अज्यूम कर लेना है और कुछ नहीं है। तो ये ऐसा था, यहाँ पे स्विच S1, यहाँ पे स्विच S2 है, और यहाँ पे स्विच S3 है। इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, और इसको ऐसा क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने के बाद अभी क्या होगा? अज्यूम कर लेता हूँ मैं कुछ भी, Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3। आप किसी पे कोई भी चार्ज अज्यूम कर सकते हैं, किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव ले सकते हैं आप, ठीक है। बट जैसे गिवन है ना, मैं वैसे ही ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये Q1 आएगा, माइनस Q2 आएगा, यहाँ पे माइनस Q1 आएगा, यहाँ पे माइनस Q2 होगा, यहाँ पे प्लस Q2 होगा, यहाँ पे प्लस Q3 होगा, यहाँ पे माइनस Q3। कुछ आइडिया नहीं है किस पे प्लस होगा किस पे माइनस है, कोई आइडिया नहीं है, बट अपन ने ऐसे ही अज्यूम कर लिया है C1 C2 C3। बट एक चीज पता है कि आइसोलेटेड प्लेट्स जो होंगे उस पे चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो आइसोलेटेड प्लेट्स कौन से है? ये वाले प्लेट आइसोलेटेड है, ये प्लेट और ये प्लेट आइसोलेटेड है। ये प्लेट और ये प्लेट आइसोलेटेड है या नहीं? इन दोनों प्लेट पे चार्ज, इस पे चार्ज और इस प्लेट पे चार्ज क्या होगा? कंजर्व हो। आइसोलेट कर दिया जो कनेक्टेड है डायरेक्टली, आइसोलेट। तो अभी जब Q लिखेंगे तो C डेल्टा V आएगा। तो पोटेंशियल अज्यूम करना, यहाँ का पोटेंशियल फर्स्ट पेज है, यहाँ का पोटेंशियल 0। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था, यहाँ से यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, यहीं से सॉल्यूशन, लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्लस था तो
प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो उसी को मैंने एज्यूम कर लिया प्लस Q1 होगा, माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस Q2 प्लस, आइसोलेट कर दिया है। इस प्लेट को आइसोलेट कर दिया, इसको आइसोलेट कर दिया, और इसको आइसोलेट कर दिया। ठीक है, अब चार्ज क्या होगा, आइसोलेटेड प्लेट पे जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे, कंजर्व। क्या होगा, कंजर्व होगा। यहाँ का पोटेंशियल 0 अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल x और यहाँ का पोटेंशियल y। इस प्लेट के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, इसके अक्रॉस भी आ जाएगा और इसके अक्रॉस भी आ जाएगा। तो देखो इस प्लेट को पहले देखो, Q1 माइनस Q3 यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या लिखोगे आप, Q1 माइनस Q3 प्लस Q1 है माइनस Q3। ये क्या होगा, पहले इस पे चार्ज कितना था, तो Q1 था, और इस पे कितना था, माइनस ही था, तो माइनस ही लिखो Q3। तो Q1 की वैल्यू क्या लिखोगे आप, Q1 इज C डेल्टा V, तो C1 की वैल्यू कितनी है 2, डेल्टा V क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो ये हायर ये लोअर, x माइनस 0, माइनस Q3 क्या लिखोगे, ये प्लस है तो ये हायर ये लोअर, तो Q3 क्या लिखोगे आप, C3 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू वाई माइनस एक्स। Q1 की वैल्यू पहले ही फाइंड किया 40, Q3 कितना है 20, तो यहाँ से क्या आ रहा है 2x माइनस 4y प्लस 4x इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन आ जाएगा क्या, 6x माइनस 4y इक्वल्स टू 20। इसको मैं आगे लिखता हूँ, कॉपी कर लो इसको। लास्ट लेक्चर में ये नोट किया था ना यार, थोड़ा फास्ट कॉपी कीजिए। इस प्लेट को आइसोलेट कर दिया है, इस प्लेट को आइसोलेट कर दिया है, इस प्लेट को आइसोलेट कर दिया है। डन। तो यहाँ से क्या आ रहा था आपका 6x माइनस 4y इक्वल्स टू 20 था, 20। 2 कॉमन लो और कैंसिल कर दो, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा,
दूसरी क्या प्लेट्स थी, तो -Q1 -Q2 इक्वल्स टू -Q1 -Q2। तो यहाँ से आ जाएगा Q1 + Q2 इक्वल्स टू Q1 +। तो Q1 को आप क्या लिखोगे, 2 है, ये हो जाएगा x - 0। Q2 क्या होगा, Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, कितना था ये Q2, 3, ये C3 था, 3 × y - 0 है ना। Q1 + Q2 की वैल्यू क्या थी, 40 + 80। तो 2x + 3y इक्वल्स टू, यहाँ से क्या गया, 120 इक्वेशन फ्रॉम वन एंड क्या जाएगा, 2x + 3y की वैल्यू पुट कर दो, y कितना जाएगा यार, 3x - 10/2 टू 120। एलसीएम ले लीजिए, 2 आ जाएगा, 4x प्लस यहाँ से 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3x - 10 इक्वल्स टू 120। तो 4x + 9x - 30 इक्वल्स टू 240। तो यहाँ से 13x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 270। Therefore x equals to 270/13 volt, 270/13 volt। एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x - 10/2। तो 3 × 270/13 - 10/2। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 018 - 130/2 × 13, 086/2 × 13। तो ये हो जाएगा 340/13 वोल्ट, 340/13। अब देखो x आ गया है, y आ गया, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 एंड Q3। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 एंड Q3। कॉपी कर लो। तो क्या करना है, प्लेट पे चार्ज आएंगे, उसको कंजर्व कर दीजिए, आइसोलेटेड प्लेट्स पे जो चार्ज होगा उसको कंजर्व कर दीजिए, पोटेंशियल अज्यूम कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर फाइंड करना है वो वैल्यू आपको आ जाएगी। From here you can find the value of Q1 Q2 and Q3। मैं फाइंड कर देता हूँ।
यहाँ से Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 आ जाएगा आपका C1 इंटू एक्स माइनस 0, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 270/13, तो 540/13 माइक्रो कूलम। Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो C2 इंटू वाई माइनस 0, 3 इंटू 340/13 माइक्रो। यहाँ से आप Q3 फाइंड कर सकते हैं, हो जाएगा 3y माइनस एक्स, वाली वैल्यू कितनी थी यार, 4 इंटू 340/13 माइनस 270/13, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 70/13, 280/13 माइक्रो कूलम। ये आंसर है। ये रहे। नेक्स्ट लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ा था अपन ने थोड़ा बहुत, है ना, मेरे साथ ही कॉपी करना ये सब। डाइलेक्ट्रिक्स क्या, डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल है, नॉन कंडक्टर है अप टू सर्टेन लिमिट, अप टू सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को आप इंक्रीज कर देंगे तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और एक बार ब्रेक हो गया तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा। मूव करना स्टार्ट कर देगा मतलब वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। ये जो डाइलेक्ट्रिक्स होता है वो है नॉन कंडक्टर, बट कहां तक है, अप टू सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उस सर्टेन वैल्यू को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उस सर्टेन वैल्यू को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगर उससे ज्यादा वैल्यू अगर आपने क्या किया, है ना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो इसका डाइलेक्ट्रिक्स का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा उससे ज्यादा वैल्यू अगर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये डाइलेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा, मतलब ये क्या किसकी तरह एक्ट करेगा, कंडक्टर की तरह। ठीक है, तो लिखेंगे, कॉपी करो इसी पॉइंट से। डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक is a non-conductor, is a non-conductor up to certain value of, up to certain value of external, up to certain value of external electric field, या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर, डिपेंडिंग अपॉन, वो डाइलेक्ट्रिक के नेचर पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर, नेचर। if the electric field exceeds the limiting value, limiting value for dielectric strength, or dielectric strength, or dielectric strength, a dielectric starts losing its insulating property, its insulating property, yes, उस तरह से आप समझ सकते हैं, yes, insulating property, that is it breaks down and begin to conduct, breaks down and begins to conduct, that is it behaves like a conductor,
that is it behaves like a conductor. This phenomenon is known as dielectric breakdown. Dielectric breakdown. एक बार रीड करो ना, समझ में आ जाएगा, इसीलिए हर पॉइंट को मैं लिखा रहा हूँ। एक बार रीड करो ना, खुद से समझ में आ जाएगा। थोड़ा खुद से भी ट्राई किया कीजिए। ब्रेकडाउन क्या आप समझो, फिर से क्या बोल रहा हूँ। A dielectric is a non-conductor up to certain value of external electric field depending upon its nature. मतलब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है। लेकिन ये कभी तक नॉन कंडक्टर होगा, वो इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ सर्टेन वैल्यू तक ही नॉन कंडक्टर होगा। ये डिपेंड कर रहा है कि वो डाइलेक्ट्रिक कैसा है, उसी पे डिपेंड कर रहा है कि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की किस वैल्यू तक ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो नॉन कंडक्टर की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को क्या किया, इंक्रीज किया, तो डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे डाइलेक्ट्रिक ब्रेक होगा तो उसके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, वो क्या करने लगेगा, वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वो कंडक्टर की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर दे रहा है। बात आई समझ में। इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं अपन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। the maximum value of electric field, जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी एक्स, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कहीं पे पोटेंशियल ग्रेडियंट दे दिया तो वही समझ में आ जाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। दैट a dielectric material that a dielectric material can tolerate without electric breakdown, without electric breakdown is called its dielectric strength. Dielectric strength. Dielectric strength. इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। मतलब अगर इससे एक्सीड कर दोगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए इतना पहले। हाँ, वैसे समझ सकते हो, करेक्ट। मतलब एयर भी क्या करने लगता है, उस टाइप पे कंडक्टर की तरह एक्ट करने लगता है ना, वो एक मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम हो जाए। कॉपी करो, कॉपी करो। हर किसी का होता है, वैल्यू सिर्फ इतनी ही लर्न करनी है बस, और कुछ लर्न नहीं करना है।
डन, यस। मतलब वो कंडक्टर की तरह हो जाए, ब्रेक डाउन हो गया, मतलब वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कंडक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कंडक्टर की तरह एक्ट कर रहा है। कॉपी कर लिया इसको। ब्रेक होने का मतलब क्या हो गया कि अब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, इसका मतलब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, कंडक्टर की तरह एक्ट कर रहा है। टाइप्स ऑफ, ये सब उतना कभी आया नहीं, बट थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा ही बताऊंगा, लर्न करने वाली चीज है। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, पोलार, पोलार डाइलेक्ट्रिक्स, और एक है नॉन पोलार। ऐसे ही नॉलेज के लिए थोड़ा सा, इसमें जो पॉइंट्स आएंगे, इसका क्या होता है, पोलार डाइलेक्ट्रिक्स जो होता है इसका नेट डाइपोल मोमेंट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट। नॉन पोलार का नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। इच मॉलिक्यूल, यहाँ से क्या होगा, इच, ये सब केमिस्ट्री में है शायद कुछ ना। डाइपोल, इच मॉलिक्यूल हैज परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। सेकेंड, in the presence of, in the presence of, in the presence of external, external electric field, dipoles tend to align in the direction of field, align in the direction of, in the direction of field, direction of field। Okay? इसमें क्या पॉइंट्स आएंगे, नॉर्मल स्टेट में इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, द डाइपोल मोमेंट, ये जेई में नहीं आने वाला, एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे ना, बट ऐसे नॉलेज के लिए, द डाइपोल मोमेंट इज जीरो, is zero in normal state, in normal state। Second, in the presence of external electric field, external electric field, in the presence of external electric field, they acquire, they acquire induced dipole moment, induced dipole moment, they acquire induced dipole moment। ठीक है, और ये असिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक होता है, ये जो डाइलेक्ट्रिक्स होगा ये क्या होगा, सिमेट्रिक। और ये कैसा होता है, सिमेट्रिक। एक और पॉइंट लिख लेना, पोलराइजेशन, ये सब सिर्फ नॉलेज के लिए। पोलराइजेशन, अलाइनमेंट ऑफ, द अलाइनमेंट ऑफ, द अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, कॉपी करते चलो ये सब, डाइपोल मोमेंट ऑफ, द अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट्स ऑफ परमानेंट और इंड्यूस्ड डाइपोल्स, परमानेंट और इंड्यूस्ड
डाइपोल, permanent or induced dipoles in the direction of in the direction of external electric field, external electric field in the direction of external electric field is called polarization. इसी को क्या बोला जाता है? Polarization. Alignment of dipole moments, alignment of dipole moments of permanent or induced dipoles in the direction of external electric field is known as polarization. It's called polarization. इसी को क्या बोलते हैं? Polarization. ठीक है। एक होता है पोलराइजिंग वेक्टर या पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर P बोल दीजिए। तो ये जो होता है P इक्वल्स टू, बस सिर्फ ये फॉर्मूला कहीं अगर यूज होगा तो यूज कर लेंगे, बट यूज होता नहीं, लिख देता हूं मैं यहाँ। जेई मेंस एडवांस में कभी क्वेश्चन नहीं आया इस पे। तो P इक्वल्स टू होता है NP। P इक्वल्स टू क्या होता है? NP। ये जो N है ये एग्जैक्टली होता क्या है? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। इसका मतलब N क्या होगा? N जो होगा ये होगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और P जो है ये डाइपोल मोमेंट ऑफ, ये क्या है? डाइपोल मोमेंट ऑफ वन एटम, डाइपोल मोमेंट ऑफ वन एटम मॉलिक्यूल, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल। इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लेना, ज्यादा बेटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कॉपी करना। ये पेज से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है जेईई मेंस या एडवांस इस पेज से, बट आपके नोट्स में होना चाहिए ये सब, थोड़ा बेसिक्स है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर, कॉपी नहीं किया पहले से। डन। सब में कुछ है ही नहीं। ये क्या है? पैरेलल प्लेट्स। यहाँ पे क्या रख दिया? डाइलेक्ट्रिक्स। इस पैरेलल प्लेट्स को इससे यहाँ पे फिल कर दिया है एक डाइलेक्ट्रिक्स। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक। तो आपको पता है कि इस डाइलेक्ट्रिक का कोई एक कांस्टेंट बताया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, याद है? उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका के मान है। तो ये के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी याद है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही होता था ना। इसको अभी मैं के से, इस चैप्टर में के से डिनोट कर, ठीक है? यहाँ पे तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, एप्सिलॉन आर। यहाँ तो के वैसा नहीं आएगा ना, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वैसा तो आएगा नहीं, है ना? के वाला टर्म तो बहुत कम आता है, रेयर आता है, इसलिए मैं इसको यहाँ के, ये के और ई आर, के और ई आर।
एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए सपोज मैं पहले से अज्यूम कर रहा हूँ कि इस पे चार्ज क्या है, इस वाले प्लेट पे चार्ज है प्लस और इस वाले प्लेट पे चार्ज क्या है माइनस। और यहाँ पे अगर ये डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होता तो इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई नॉट। ठीक है, अब जैसे ये डाइलेक्ट्रिक्स आएगा यहाँ पे फील्ड की वैल्यू कोई बताएगा क्या? पहले फील्ड था, फील्ड कितना था ई नॉट, अभी यहाँ पे फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? अभी यहाँ पे फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? इस रीजन में फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? पहले फील्ड क्या थी ई नॉट, अभी फील्ड कितना होगा यहाँ? ई नॉट बाई के। अरे ई नॉट बाय के क्या होगा? जैसे यहाँ पे चार्ज प्लस है, ये चार्ज इस पे प्लस है इस पे माइनस है, तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस्ड होगा, यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस्ड होगा डाइलेक्ट्रिक्स पे, यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस्ड होगा, यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस्ड होगा। तो इसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। तो नेट फील्ड को ये क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। नेट फील्ड ई नॉट था, अभी यहाँ पे नेट फील्ड क्या हो जाएगा? ई नेट इज ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड। तो ई नेट की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी? ई नॉट बाई, क्या आ जाएगी? ई नॉट बाय ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। कुछ ऐसा आ जाएगा। आगे मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखते हैं क्या आता है, बट ये ऐसा हो जाएगा। तो इसके अंदर अभी जो नेट फील्ड होगी वो कितनी होगी? ई नेट, ई नेट ये आ जाएगा ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई। ठीक है, अब इस के की जो वैल्यू है आपको पहले भी बताया है, कंडक्टर्स के लिए क्या होता है? फॉर कंडक्टर्स के इक्वल्स टू क्या होगा? इन्फिनिटी। फॉर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर के लिए के की वैल्यू क्या होगी? इंसुलेटर के लिए के की वैल्यू क्या होगी? 1। और एयर, एयर के लिए के की वैल्यू क्या होती है? 1। और डाइलेक्ट्रिक्स के लिए क्या आएगा? फॉर डाइलेक्ट्रिक्स, कोई भी डाइलेक्ट्रिक्स है तो उसके लिए ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन, ग्रेटर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी, पहले भी बताया आपको। अब ये जो चार्ज यहाँ से आप इस इक्वेशन से आप चार्ज फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, तो उसी को मैं फाइंड करूंगा। तो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज on the surface of dielectrics, surface of dielectric। देखिए दो प्लेट है, ये ऐसी प्लेट है, ये प्लेट, ठीक है, ये प्लेट, यहाँ पे क्या किया? डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट कर दिया एक डाइलेक्ट्रिक्स। तो पहले फील्ड कैसी थी? पहले फील्ड इस डायरेक्शन में थी जिसको मैं ई नॉट कंसिडर कर रहा हूँ, ई नॉट। इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ पे इंड्यूस चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे चार्ज क्या इंड्यूस होगा? माइनस। और यहाँ पे इसके सरफेस पे माइनस चार्ज है इसलिए डाइलेक्ट्रिक्स के सरफेस पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। तो इसको मैं बोल देता हूँ ये माइनस क्यू इंड्यूस्ड और यहाँ पे प्लस क्यू इंड्यूस्ड, या माइनस क्यू इंड्यूस्ड प्लस माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड, चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड। इस पे चार्ज को आप बोल सकते थे प्लस सिग्मा और यहाँ पे माइनस सिग्मा। तो अभी जैसे ये तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ऑलरेडी है, बट यहाँ पे जैसे इंड्यूस चार्ज आएगा इसकी वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी यहाँ पे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। ई नॉट की वैल्यू ई नेट की वैल्यू क्या है? ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के। और ये वाली वैल्यू क्या है यार? ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस्ड को इस साइड लाइए, ई इंड्यूस्ड इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के। ई इंड्यूस्ड कितना होगा यार?
यहाँ पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू कोई बताएगा मुझे, सिग्मा के टर्म्स में बताइए। सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाई के। ई नॉट की वैल्यू क्या रही होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे यही होता है ना इसके, यहाँ पे फील्ड, इस रीजन में जो फील्ड होता है क्या, कहाँ पे ई आर होगा, कहाँ पे ई आर होगा, यहाँ पे अरे यहाँ पे जो नेट फील्ड होगी, नेट फील्ड को तो पहले ही लिख दिया ना, ई नॉट बाई के। अरे यार समझो इसको, समझना इंपॉर्टेंट। नेट फील्ड को पहले क्या लिखा मैंने, नेट फील्ड को क्या लिखा, इसके अंदर जो नेट फील्ड होगी वो होगी ना ये, ई इंड्यूस तो यही रहेगा ना, तो इसलिए तो दिस देखो, ई नॉट जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई इंड्यूस जो है माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी की वैल्यू तो हो जाएगी ई नॉट बाई, इसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट बाई, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई के, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा इंड्यूस की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के, 1 माइनस 1 बाई के। पहले इतना कॉपी कर लो, फिर आगे देखते हैं कि चार्ज की क्या वैल्यू होगी, चार्ज डेंसिटी आया है, अभी चार्ज की क्या वैल्यू होगी, क्यू इंड्यूस कितना होगा वो चेक कर लेते हैं, पहले इसको कॉपी कर लो। अरे क्या भाई, ये समझ में आया, ये बताओ पहले, इतना आया समझ में, इतना आया तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, पहले इसको कॉपी कर लो, कॉपी करो उसको पहले। देखो यहाँ इस पे प्लस चार्ज है, इस प्लेट पे, और इस प्लेट पे माइनस चार्ज, ठीक है, इस प्लेट पे प्लस, इस प्लेट पे माइनस, तो जैसे आप इंसर्ट करोगे एक डाइलेक्ट्रिक्स, ये डाइलेक्ट्रिक है ना, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो जैसे आप इंसर्ट करोगे है ना यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, ये इंड्यूस चार्ज है, ये प्लस है तो ये माइनस। अब दोनों चार्ज इक्वल नहीं होगा, क्यों इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर अगर होता तो यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस्ड होता, यहाँ पे माइनस क्यू है तो यहाँ पे प्लस क्यू इंड्यूस्ड होता, बट ये कंडक्टर है नहीं, डाइलेक्ट्रिक्स है, तो डाइलेक्ट्रिक्स में इक्वल चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, तो इसलिए मैं माइनस क्यू इंड्यूस लिख रहा हूँ, यहाँ पे प्लस क्यू इंड्यूस लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी आएगी उसको माइनस सिग्मा इंड्यूस प्लस सिग्मा इंड्यूस। तो यहाँ पे जो पहले फील्ड कितनी थी, ई नॉट, इंड्यूस चार्ज की वजह से फील्ड क्या आ रही है, ई इंड्यूस, तो नेट फील्ड अभी कितनी हो जाएगी, ई नेट इज ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। ई नेट की वैल्यू क्या लिख दिया अपन ने, ई नॉट बाई के, एक बार ई नॉट बाई के लिख दिया, अब डायरेक्ट्रिक्स खत्म हो चुका है, अब आगे सॉल्व कर लीजिए, आगे सॉल्व कर लीजिए, आगे कुछ नहीं करना है अभी, डायरेक्ट्रिक्स खत्म हो चुका है, ई नॉट बाई के, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड को इस साइड लाए तो ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के, ई नॉट कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 बाई के। अब ई इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या होगी, इस पे चार्ज इस साइड प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड, क्यू चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड है, इस साइड माइनस क्यू इंड्यूस्ड है, तो नेट फील्ड जो यहाँ पे होगी इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के, सिग्मा इंड्यूस्ड इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाय के।
कॉपी कर लो। तो फिर इसका क्या काम है ये बता, इसको हटा दूं मैं, इसको हटा दूं? अरे नेट इफेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी पता है ना अपने को, ई नॉट बाई के। यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं? यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझो चीज को, मैं क्या बता रहा हूँ उसको समझना इंपॉर्टेंट। ठीक है, बादाम खाओ पहले जाके। ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, समझो क्या बता रहा हूँ? ये बताओ मुझे, इसको भूल जाओ, क्या है नहीं है हटा दीजिए। अगर मैंने ई नेट को लिख दिया ई नॉट बाई के, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक्स के इफेक्ट को मैंने कंसीडर किया या नहीं किया? अगर मैंने ई नॉट बाई के लिख दिया तो डाइलेक्ट्रिक्स के इफेक्ट को मैं ऑलरेडी कंसीडर कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? एक डाइलेक्ट्रिक्स के इफेक्ट को कंसीडर कर लिया, तो क्या मैं फिर से डाइलेक्ट्रिक्स के इफेक्ट को कंसीडर करूं? ये बताओ। एक बार मैंने डाइलेक्ट्रिक्स के इफेक्ट को कंसीडर कर लिया, तो क्या मैं फिर से डाइलेक्ट्रिक्स के इफेक्ट को कंसीडर? तो फिर क्यों बोल रहे हो ये सर ये आएगा? ऑलरेडी वही तो बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी मैं ई नेट को क्या लिख रहा हूँ, ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के। जब ऑलरेडी मैं ई नॉट बाई के लिख रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा? ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। अब ई इंड्यूस को उसकी तरह ट्रीट नहीं करना है ऐसा कि सर ये ई आर आ जाएगा, तो फिर कोई मीनिंग नहीं रह जाएगी इसकी। इसको कंसिडर करने की कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगी, फिर इसको हटा दीजिए आप, मतलब नहीं है फिर उसका। ठीक है, तो ऑलरेडी अपन ने इसके इफेक्ट को कंसिडर कर लिया है, इसलिए अब ई इंड्यूस को किसकी तरह क्रिएट करेंगे? एयर की तरह क्रिएट करेंगे। वैक्यूम में जो होता है वही यहाँ पे, इसलिए आया सिग्मा इंड्यूस्ड बाय दिस दिस। सिग्मा इंड्यूस्ड इज सिग्मा इंटू 1 - 1/k। कॉपी करो। तो यहां से देखिए क्या होगा। सिग्मा इंड्यूस क्या आया? सिग्मा इंटू 1 - 1/k। आप ऐसे लिख सकते हैं, या चार्ज के टर्म्स में भी सिग्मा क्या होगा? चार्ज अपॉन एरिया। तो क्यू इंड्यूस्ड अपॉन एरिया इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया इंटू 1 - 1/k। तो क्यू इंड्यूस्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना? क्यू इंड्यूस्ड इज क्यू इंटू 1 - 1/k। अब देखो यहां से भी तुम कुछ कंफर्म कर सकते हो रिजल्ट को अपने। कैसे? अगर ये कंडक्टर होता, तो कंडक्टर होता तो अगर इस सरफेस पे चार्ज प्लस क्यू है, तो इस वाले सरफेस पे चार्ज क्या आता? माइनस क्यू आता। अगर ये कंडक्टर होता तो यही होता ना यार। कंडक्टर होता है तो इक्वल चार्ज क्या होता है? इंड्यूस होता है। मैक्सिमम चार्ज उतना ही इंड्यूस हो सकता है। अपन क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करते आ भी रहे थे, प्लस क्यू होता है, इंड्यूस चार्ज क्या होता था? ऐसे लेते थे, यहाँ पे, यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस करते थे, यहाँ पे प्लस, ऐसा होता था। क्यों होता था? क्योंकि ये कंडक्टर था, तो ये कंडक्टर नहीं है। अगर कंडक्टर होता तो के की वैल्यू क्या हो जाती?
कंडक्टर होता तो के इन्फिनिटी हो जाता। जैसे ये इन्फिनिटी हो गया, 1/∞ 0, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो क्यू इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या आ गई, क्यू आ गई। शायद बात समझ। अगर ये इंसुलेटर होता, अगर ये इंसुलेटर होता, इंसुलेटर के केस में कोई चार्ज इंड्यूस्ड होगा क्या, इंसुलेटर के केस में कोई चार्ज इंड्यूस्ड होगा क्या, नहीं होगा। तो कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप के की वैल्यू को पुट करो इंसुलेटर की में, के की वैल्यू क्या होती थी, 1, 1 पुट कर दीजिए, तो 1 - 1 0, क्यू इंड्यूस्ड वुड बी 0, क्यू इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किसी को कोई डाउट है, एनीवन? ठीक है, मैं कुछ बोल देता हूँ तो ज्यादा दिल पे बात मत लेना, डाउट आ रहा है पूछो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा होगा तो कभी कभी गुस्सा कर जाऊंगा, बट डाउट आ रहा है पूछ लीजिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। किसी को कोई डाउट है, यस और नो? नहीं है तो आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब कुछ बोल दिया तो सर ने मुझे बोल दिया, अभी मैं कैसे डाउट पूछूं, ये सब काम मत करना है, कभी मत करना है ये सब। अब देखिए यहाँ से, डाउट है तो है, ये डाइलेक्ट्रिक्स है, ये डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये डाइलेक्ट्रिक, तो यहाँ से क्या होगा, देखो अगर मैं इसको प्लस मान लेता हूँ, इसको माइनस, तो ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ई मान रहा हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और इसके बीच का सेपरेशन डी है, तो अभी कुछ वोल्टेज आएगा। मान लीजिए ये जो ई है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इसका, वो इसका क्या है, ये ई जो है ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रही है, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब अब जैसे इस वैल्यू को, इस ई की वैल्यू को जैसे आप स्लाइटली इंक्रीज करोगे, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होगा तो उस मतलब ये एक लिमिटिंग वैल्यू है, तो इस लिमिटिंग वैल्यू पे यू कैन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो उस वोल्टेज को बोलते हैं अपन ब्रेकडाउन वोल्टेज। उस वोल्टेज, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, लिखेंगे द वोल्टेज एट विच। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V हायर माइनस ये हायर ये लोअर, V लोअर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा। तो VH माइनस VL इक्वल्स, ये E जो है ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसको मैं V बोल देता हूँ, VH माइनस पोटेंशियल डिफरेंस V, और ये हो जाएगा E इंटू डी। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक strength, the voltage, the voltage at which, the voltage at which the dielectrics, the dielectric breaks down, the dielectric breaks down is known as, is known as, known as breakdown voltage, breakdown voltage, voltage। तो बेसिकली ब्रेकडाउन वोल्टेज को आप ऐसे बीवी लिख दो, तो ये हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये, ब्रेकडाउन वोल्टेज, और ये इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और ये सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। कॉपी कर लीजिए।
देखो यहाँ से एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कि दो कैपेसिटर है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज गिवन है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया हुआ है इस कैपेसिटर का 4 वोल्ट, इस कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया हुआ है 10। इसका कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफेरेड, इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफेरेड। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है फाइंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम, फाइंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम। देखो एक मैं बता देता हूँ, सेकंड आप सॉल्व करना, ठीक है। एक क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ, सेकंड आप 6 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड, इस पे जो चार्ज आएगा Q1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 6। बिकॉज आप लिमिटिंग को ही देखोगे ना, लिमिटिंग को ही देखोगे, बाउंड्री जो आएगा, बाउंड्री कंडीशन माइक्रो कूलम हो जाएगा, और 10 × 3 30 माइक्रो कूलम। अब देखो क्या किया, इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड करना है, इसका मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आनी चाहिए। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे अपन, कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट तो होगा, तो क्या करोगे आप, एक बैटरी लगा दो। बैटरी की वजह से यहाँ पे क्या होगा, बैटरी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा, तो प्लस माइनस आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, ये ब्रेक कर जाएगा। लिमिटिंग से जैसे ही लिमिटिंग से ज्यादा होगा, ये ब्रेक कर जाएगा, है ना। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द सिस्टम का मतलब वही, बैटरी जो लगाओगे उसका क्या कितना वोल्टेज होना चाहिए, वो है कि ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, ये ब्रेक कर जाए। अब मुझे बताओ कि जैसे यहाँ से बैटरी एक लगाओगे सोर्स, उससे जब चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो पहले ये ब्रेक होगा या ये ब्रेक होगा। अच्छा, कोई एक भी ब्रेक हो गया मतलब सिस्टम ब्रेक हो चुका है, कोई ये या ये ब्रेक हो गया मतलब सिस्टम ब्रेक हो चुका है। तो वहीं से यू कैन फाइंड द वैल्यू ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। तो पहले कौन सा ब्रेक होगा, ये या ये। पहले 24 जिसपे मिनिमम चार्ज होगा, बिकॉज चार्ज यहाँ से इंक्रीज होता रहेगा, चार्ज पहले ये 24 को रीच करेगा, 24 से ग्रेटर ये होगा, जैसे 24 से ग्रेटर होगा ये ब्रेक हो जाएगा, 30 रीच करने में तो टाइम लगेगा। तो पहले कौन सा ब्रेक होगा, मिनिमम चार्ज वाली वैल्यू जो है वो ब्रेक, वो कैपेसिटर पहले ब्रेक होगा। एक भी ब्रेक हो गया मतलब सिस्टम ब्रेक हो चुका है। तो जब भी आप ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड करेंगे सिस्टम का, तो आप सिस्टम का चार्ज जो है वो क्या कंसिडर करेंगे, किसको ब्रेक करेंगे, आप इसको ब्रेक करेंगे, मतलब पूरे सिस्टम के चार्ज को क्या कंसिडर करेंगे, उस इंस्टेंट पे पूरे सिस्टम में चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 24 माइक्रोकूलम, 24 माइक्रोकूलम। तो आप जब भी सॉल्व करेंगे तो ऐसा लिखेंगे मैक्सिमम, हाँ, मैक्सिमम चार्ज ऑफ अ सिस्टम इक्वल्स टू क्या होगा, मिनिमम चार्ज, मिनिमम चार्ज ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर, minimum charge on individual capacitor. Maximum charge of a system equals to minimum charge on individual capacitor. क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले ये ब्रेक होगा, इसलिए ऐसा लिख दिया। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 24 माइक्रोकूलम ना। अब देखो क्यू मैक्स क्या आ गया सिस्टम का, क्यू मैक्स जो है सिस्टम का वो आ गया अपने को 24 माइक्रोकूलम। क्यू मैक्स क्या होता है, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, जितना चार्ज इसमें आएगा उतना चार्ज इसमें आएगा, तो दोनों सीरीज में दिखेंगे आपको। 24 हो गया, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये कितना जाएगा, सी इक्विवेलेंट कितना होगा, 6 to 2 हो जाएगा, 6 × 3/6 + 3 × b = 24। देयरफॉर ये 2 हो जाएगा, 2b = 24। तो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना आ गया, 12 वोल्ट। यही क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। ये क्या हो गया, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ सिस्टम।
कुछ आई बात समझ, कॉपी कर लीजिए इसको। अरे यार, ये बताओ चार्ज कितना होना चाहिए? चार्ज क्या हो गया, 24 माइक्रोकुलम हो गया ना। अब उसका इक्विवेलेंट बना दो, इक्विवेलेंट बना के एक सिंगल कैपेसिटर बना दो ना, इसीलिए तो इक्विवेलेंट लिया 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर में। सिर्फ उसको थोड़ी ब्रेक कर रहे हैं, बट 24 से पहले जाएगा तो वो तो ब्रेक हो जाएगा ना यार। 24 से 24 माइक्रोकुलम से ग्रेटर हो गया चार्ज तो वो ब्रेक हो गया ना। होगा या नहीं होगा ब्रेक? तो वही तो बता रहा। तो जैसे एक ब्रेक हो गया है तो आपको वही देखना है ना कि जैसे एक ब्रेक हुआ, जैसे क्योंकि देखो जैसे ये ब्रेक होगा ना यहाँ पे चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, स्टेडी स्टेट इसका डिफरेंट हो जाएगा। इस चीज को समझो। बैटरी लगा रहे हो तो एक कैपेसिटर काम ही नहीं कर रहा है, कंडक्टर बन चुका है ये, तो ये कैपेसिटर नहीं रहेगा फिर। जैसे यहाँ पे ये कंडक्ट, ये जैसे चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ये कंडक्टर रहेगा क्या फिर? मतलब कैपेसिटर रहेगा, कंडक्टर तो रहेगा ही, कैपेसिटर नहीं रहेगा ये। बिकॉज कैपेसिटर में क्या होता है, यहाँ का चार्ज जो है, यहाँ पे अगर प्लस चार्ज है यहाँ पे माइनस चार्ज है, चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं करता है। बट जैसे ये मीडियम ब्रेक होगा, चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा, कैपेसिटर रहेगा ही नहीं फिर। तो जो चार्ज आ रहा है उस बैटरी से वो पूरा चार्ज इस साइड आएगा, इसका स्टेडी स्टेट चेंज हो जाएगा। आ रही है बात समझ? तो इसलिए क्या करेंगे, मैक्सिमम चार्ज जब भी लेंगे सिस्टम का वो क्या होगा, मिनिमम चार्ज ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर। क्योंकि जो मिनिमम चार्ज होगा वो वाला कैपेसिटर पहले ब्रेक होगा, पहले ही ब्रेक होगा। तो वहां से यू विल गेट द वैल्यू। एक बार आपने सी इक्विवेलेंट इन दोनों कैपेसिटर को हटा दो, हटा के एक सी इक्विवेलेंट लगा दिया। अब यहाँ से बैटरी लगा दी, एक कैपेसिटर है, टेंशन ही नहीं है ना कुछ। कभी ब्रेक होगा क्या होगा फाइंड तो कर सकते हैं ना, कभी ब्रेक होगा क्या होगा फाइंड कर सकते हैं। वी आ गया, क्यू पता है तो सी इक्विवेलेंट इनटू वी लगा दिया। ये वी जो होगा ये अपना ब्रेकडाउन वोल्टेज देगा। पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं इसीलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लिया। इसलिए क्या किया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लिया। हाँ, अब इस पे जो चार्ज होगा वो कैसे डिसाइड करना है, तो मिनिमम चार्ज ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर, मिनिमम चार्ज ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर, वो चार्ज होगा मैक्सिमम चार्ज ऑफ द सिस्टम। और ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर ये ऐसा लगा होता तो क्या करते, ये पहले ब्रेक हो जाता, ये पहले ब्रेक हो जाता, तो पूरी पूरी जो स्टेडी स्टेट है इसकी वो चेंज हो जाती। तो इसलिए क्या करना है अपने को, अलग अलग सॉल्व नहीं करके क्या करना है, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैपेसिटर बनाएंगे, उसका कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, वो फाइंड कर लेंगे, एक बैटरी लगा दिया, अब देखेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। बट इस पे चार्ज की वैल्यू किससे डिसाइड होगी, चार्ज की वैल्यू यहाँ से डिसाइड होगी कि इन दोनों में पहले कौन ब्रेक हो रहा है, उससे इस पे चार्ज डिसाइड होगा। पैरेलल के लिए तो पैरेलल के लिए तो हर किसी का ब्रेकडाउन वोल्टेज अलग अलग हो सकता है ना। सीरीज में क्या होता है ऐसे समझने के लिए, ऐसा नहीं कि इससे रिलेट नहीं कर रहा हूं मैं, समझ। जैसे मान लो सीरीज में क्या होता है, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, एक बल्ब यहाँ पे लगा दिया, है ना, यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे लगा दिया।
तो अगर ये वर्क करना, ये क्या मान लो ये फ्यूज हो गया, या यहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट है, कुछ ऐसा कुछ भी हो गया, ये वर्क ही नहीं कर रहा है, तो अगर सीरीज में होता, अगर एक वर्क नहीं करेगा तो दूसरा भी वर्क नहीं करेगा। ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है? मान लो कि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तभी तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है इसमें। क्या कर रहा है? ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तभी तो करंट नहीं फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ग्लो नहीं होगा, तो ये ग्लो नहीं हो रहा है तो ये भी ग्लो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो करंट है, करंट ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो करंट पास ही नहीं होगा इस। तो सीरीज में होगा तो अगर एक ग्लो नहीं कर रहा तो दूसरा भी ग्लो नहीं करेगा। बट पैरेलल में होगा तो एक अगर क्या हो गया, फ्यूज हो गया है, एक ग्लो नहीं कर रहा है तो दूसरा तो ग्लो करेगा ना, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस तो हर किसी का क्रॉस सेम होगा ना, हर किसी का क्रॉस क्या होगा, सेम होगा। तो उस केस में एक का, एक कैपेसिटर का और दूसरे कैपेसिटर का, इन दोनों का अलग अलग हो सकता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, अलग अलग हो सकता है। अच्छा, जब भी पोटेंशियल अप्लाई करोगे दोनों के अक्रॉस सेम ही करना पड़ेगा, इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस। देखो यहाँ से थोड़ा सा आइडिया आए, थोड़ा बहुत आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज का, इसलिए ये सब बताया जा रहा है। बाई चांस कहीं पे क्वेश्चन दिख जाए तो ऐसे आपको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे ये 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, ये 12 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, ये 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया हुआ है 8 वोल्ट। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड find the breakdown voltage of the system, find the breakdown voltage of the system, breakdown voltage of the system find करो, थोड़ा फास्ट कीजिए। सही है। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मतलब कभी कभी, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ वैसा नहीं आएगा, कुछ सर्किट बना दिया, किसी का ब्रेकडाउन वोल्टेज डायरेक्ट पूछ दिया, वैसा कुछ नहीं आएगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए कि आपको समझ में आए, वैसा करके कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है कि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है। कुछ आई बात समझ में? समझो। तो चार्ज क्या आ जाएगा, Q1 की वैल्यू हो जाएगी 40 माइक्रो कूलम, Q2 कितना हो जाएगा 48 माइक्रो कूलम, Q3 कितना आ जाएगा 48, 72 होगा नहीं, 48 माइक्रो कूलम। तो चार्ज सिस्टम पे क्या चार्ज होगा, Q सिस्टम, Q मैक्स सिस्टम, ये जाएगा 40 माइक्रो कूलम। तो ये आप क्या लिखोगे, C इक्विवेलेंट इनटू V इक्वल्स टू 40। C इक्विवेलेंट कितना आएगा, C इक्विवेलेंट अलग से फाइंड करो, तो 1 बाई C इक्विवेलेंट इज 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/6, तो 1/C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा 12 आ जाएगा, 3 प्लस 1 प्लस 2, C इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वी इक्वल्स टू 40, है ना। तो V की वैल्यू आ जाएगी 20 वोल्ट। यही आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया सिस्टम। आप अपने को फाइंड करना है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस of a capacitor in the presence of dielectrics, dielectrics। पहले विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स फाइंड करते थे कैपेसिटेंस, अब डाइलेक्ट्रिक्स है तो कैपेसिटेंस क्या होगा। अभी क्या है, फर्स्ट में ऐसा, व्हेन कैपेसिटर इज फुल्ली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, कंप्लीटली फिल्ड है,
ये ऐसा है, ये कंप्लीटली सेपरेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब मुझे बताओ, यहाँ पे सपोज इस पे प्लस मान लेना, इस पे माइनस, इसका डायलेक्ट, इसका कैपेसिटेंस कोई बताएगा क्या? एरिया ऑफ प्लेट ए है, एरिया ऑफ प्लेट ए, एरिया ऑफ प्लेट। अभी क्या किया, डाइलेक्ट्रिक्स कंप्लीटली फिल्ड, ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड। व्हेन कैपेसिटर इज फुली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका कैपेसिटेंस, डायरेक्टली बताओ ना। वैसे तो मैं आगे सॉल्व करके आपको बताऊंगा क्या आना चाहिए कैपेसिटेंस, क्या आएगा? अरे ई ए बाय एप्सिलॉन, ई ए बाई डी आएगा। पहले एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता था, अभी ई ए बाई डी। तो ई की वैल्यू क्या होती है, ई आर इंटू ई नॉट ए बाई डी। मतलब क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अरे यही आएगा ना यार, कैपेसिटेंस यही हो जाएगा ना इसका, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अरे पहले होता था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अभी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ए बाई डी। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या, एप्सिलॉन आर इंटू ई नॉट। अभी मैं उसको फील्ड से फाइंड करूंगा, फील्ड से। ये आपको पहले से पता है ये वाली वैल्यू, अभी बट मैं अभी इसको किससे फाइंड करूंगा, फील्ड से, पोटेंशियल। कॉपी कर लीजिए इसे, नोट कर लो। पोटेंशियल से देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। ये प्लस लिया, ये माइनस, तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो हायर माइनस लोअर करेंगे, देखो क्या आता है, वहां से कैपेसिटेंस आएगा। यस, ये हायर प्लस है, ये माइनस है लोअर, ये हायर ये लोअर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट बाई के, ई नॉट बाय के। देखो यहाँ सिंपल है, कुछ है नहीं, कॉपी कर लीजिए। देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वी हायर माइनस वी लोअर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी वहां पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां पे क्या है, ई नॉट बाई के इंटू डी, यही आएगा ना यार। वी हायर माइनस वी लोअर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, हायर माइनस लोअर करते हैं तो यहाँ पे प्लस आता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, इसको वी अज्यूम कर लीजिए, ये वी हो गया, ई नॉट डी बाई के। तो यहाँ से वी इक्वल्स टू ई नॉट को क्या लिखेंगे आप, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी बाई के। सिग्मा क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया, तो क्यू डी बाय एप्सिलॉन नॉट ए के। तो इसको इस साइड लाइए यार, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इक्वल्स टू क्यू बाई वी, एंड क्यू बाई वी की वैल्यू क्या होती है, सी। तो यहाँ से सी क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये आ जाएगा। तो देखो किसी भी मीडियम में, मीडियम में सीएम लिख देता हूं मैं, ये मीडियम, तो किसी भी मीडियम में क्या आएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ जाएगा कैपेसिटेंस। और वैक्यूम में क्या आ जाएगा, वैक्यूम ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आपको पता है जो भी डाइलेक्ट्रिक्स होगा उसमें के की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होती है वन से, के इज ग्रेटर देन वन, हेंस सी मीडियम इज ग्रेटर देन सी। मतलब डाइलेक्ट्रिक्स अगर आप इंसर्ट कर रहे हो तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो इंक्रीज हो जाए, कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाए। क्लियर है?
नेक्स्ट देखो, पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड है ऐसा, दो प्लेट है, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक्स, अभी ऐसा डाइलेक्ट्रिक्स, ये है डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, इसका जो थिकनेस है वो टी मान लेता हूं मैं, और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज टी, ये डी हुआ है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू। तो अभी इसका कैपेसिटेंस फाइंड कर, तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में हो, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे भी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही होगी, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि ये क्या है, एयर है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा, ई नॉट बाई के, ई नॉट बाय के, होगा या नहीं होगा? तो ये प्लस है, ये माइनस है, फिर से हायर माइनस लोअर से जाएंगे, हायर माइनस, डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बताऊंगा आगे, सीरीज पैरेलल बता दिया है, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा ये। मैं यहाँ से पोटेंशियल देख रहा हूँ, तो वी हायर माइनस वी लोअर, या वी हायर, जब आप इसको क्रॉस करेंगे, ये वी हायर, ये वी लोअर, जब आप इसको क्रॉस करेंगे, ये वाला, इसको क्रॉस करेंगे, ये आएगा, ठीक है। तो इसको आप हटा दो, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, वी एच माइनस वी एल को डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसको आप हटा दीजिए, तो इस जिसमें एयर है वो वाला सेपरेशन कितना है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी माइनस टी, डी माइनस टी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इंटू डी माइनस टी, और इसका कितना होगा, ई नॉट बाई के इंटू टी। ये समझ में आया क्या, ये क्लियर हुआ क्या, ये बताओ पहले, नहीं तो मैं इसको एक्स मान लूंगा और ये डी माइनस टी माइनस एक्स हो जाएगा, उससे भी आंसर वही आएगा। ये क्या है, एक साइड डाइलेक्ट्रिक्स को कर दिया, समझ लो, एक साइड क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक्स को कर दिया, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स को यहाँ पे कर दिया, एक साइड डाइलेक्ट्रिक्स को कर दिया, तो देख रहे पोटेंशियल कितना है। नहीं तो ऐसा करो, इसको आप एक्स मान लो, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, डी माइनस एक्स माइनस टी, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है, कंफ्यूज मत हो जाओ। तो यहाँ से वी एच, यहाँ से स्टार्ट करो, वी एच, इसको क्रॉस करोगे, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितने का ड्रॉप होगा, तो माइनस ई नॉट इंटू एक्स, इसको क्रॉस करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितने का, ई नॉट बाई के इंटू टी, फिर जाओगे कितने का ड्रॉप होगा, ई नॉट इंटू डी माइनस एक्स माइनस टी, कहाँ पे पहुंच गए, लोअर पे, वी लोअर, तो यहाँ से क्या आ गया, वी हायर माइनस वी लोअर इक्वल्स टू ई नॉट एक्स प्लस ई नॉट टी बाई के, ये आ जाएगा प्लस ई नॉट डी माइनस ई नॉट एक्स माइनस ई नॉट टी, तो देखो ये वाला टर्म कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से इसको भी एज्यूम कर लीजिए, ये क्या आ रहा है आपका, ई नॉट, ये वाली वैल्यू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ई नॉट कॉमन ले लिया, तो ये डी माइनस टी प्लस टी बाई के, पहले वही वही आता ना यहाँ से। इसका मतलब क्या किया, डाइलेक्ट्रिक्स को एक साइड कर दो, इस साइड कर दो या इस साइड कर दो, किसी एक साइड कर दो, एक साइड कर दो, बाकी कितने में एयर होगा, उसका सेपरेशन कितना होगा, मतलब थिकनेस कितना होगा, तो डी माइनस टी होगा, कितना होगा, डी माइनस टी हो गया एयर का सेपरेशन, और ये वाला थिकनेस क्या है, टी है, तो इसके लिए पोटेंशियल क्या लिख देते डायरेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है ई नॉट बाई के इंटू टी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के, टी थिकनेस से मल्टीप्लाई किया तो पोटेंशियल आ जाएगा ना, फिर यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके लिए डायरेक्ट कर देते ई नॉट इंटू डी माइनस टी। नहीं समझा, ये समझ में आया, ये आया समझ में, ये बताओ, वी एच फिर से समझ लीजिए, ये हायर ये लोअर, वी एच इस डायरेक्शन में जाएंगे, पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना, ई नॉट माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक आने में ये, यहाँ से यहाँ तक आने में, आगे सॉल्व किया, ये आ गया, कॉपी करना।
तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, v इक्वल्स टू ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। डन, कॉपी कर लिया इसको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू, v इक्वल्स टू क्या गया, ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई के। तो यहाँ से v की वैल्यू ये q बाई एरिया हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई के। तो आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाई के इक्वल्स टू q बाई v। ये क्या हो जाएगा, तो इस केस में c की वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय d माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा कैपेसिटी। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है, इसका ये x और ये t, ये d माइनस एक्स माइनस टी। अब क्या करो, इसको और इसको एक कैपेसिटर बना लो, एक साइड इसको कर देंगे तो ये दोनों मिलकर एक कैपेसिटर बन जाएगा ना यार। ये भी एयर है, ये भी एयर है, नहीं तो तीन कैपेसिटर बना लो। कैसा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, ये एक कैपेसिटर होगा, ये एक कैपेसिटर होगा, ये एक कैपेसिटर, C1 C2 C, तीनों किस में, सीरीज में। C1 की वैल्यू क्या है, C1 क्या होगा, C1 को आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाय एक्स। C2 क्या लिखोगे, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी। C3 क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस एक्स माइनस टी। सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, 1 बाय सी इक्विवेलेंट इज 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. From here, you can find the value of C equivalent as E naught A by D minus T plus T by K. ये आ जाएगा, तीनों एक, इसको मान लिया, इसको अज्यूम कर लिया, इसको अज्यूम कर लिया, वरना इन दोनों को मिला के एक कर लो, इसको एक कर दो, उससे भी आंसर आ जाएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। डन, टॉपिक। अब देखिए, एक बार इसी कैपेसिटर को क्या करें, थोड़ा सा डायग्राम समझते हैं इसका कुछ। ये ऐसा है, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक्स है और यहाँ पे ये ऐसा, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। इसको मैं वी अज्यूम कर लेता हूँ, इसको मैं जीरो अज्यूम कर लेता हूँ, तो वी एच अज्यूम कर लिया, ठीक है, वी एच माइनस वी एल इक्वल्स टू वी। तो इसको मैं जीरो लिख देता हूँ, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, जीरो किसी का भी, वो तो पता है आपको डाइलेक्ट्रिक्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट है,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट बाई के। तो अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ग्राफ ई आर ग्राफ, आर मतलब ये वाला डिस्टेंस, आर मीन्स या एक्स एज्यूम कर लीजिए, ये वाला डिस्टेंस। तो अब यहां से ये ऐसा है, समझ लीजिए एक बार, नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको मैं डिस्कस करूंगा दूसरा एग्जांपल लेकर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ये कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, वो है ई नॉट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट बाई की, आपको पता है कि ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये इससे कम है ना, बिकॉज के इज ग्रेटर देन 1, तो ये वैल्यू जो है ई नॉट से लेस हो जाएगी, ई नॉट बाई। और यहाँ पे भी पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ये इसका ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के ग्राफ में किसी को कोई डाउट है? एनीवन? अब देखो, पोटेंशियल का ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, किसका? पोटेंशियल, एक्स वी, पोटेंशियल और एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए, अगर आप वी फाइंड करते थे, वी, तो वी एग्जैक्टली किससे आएगा? वी जो है वो ऐसा आ जाता है ना, डेल्टा वी अगर आप लिखोगे तो माइनस ई डॉट डी आर, यही होता है ना। तो यहाँ से यहाँ तक सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ई को बाहर कर दीजिए, ये ऐसा हो जाएगा ना, माइनस ई नॉट इंटू आर, या एक्स, एक्स है तो एक्स लिख दीजिए। ये क्या होगा? ये फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? यहाँ से। इनिशियल इसका वी होगा, इनिशियल क्या होगा? वी। तो आप फाइनल को क्या लिखोगे? वी फाइनल माइनस वी इक्वल्स टू माइनस ई नॉट एक्स। तो वी फाइनल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी माइनस ई नॉट एक्स, कुछ ऐसा आएगा। मतलब किसी भी एक्स के लिए अगर आप ग्राफ फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये वी नॉट, इसको वी नॉट मान, थोड़ा ज्यादा इजी है, ये वी नॉट मैं अज्यूम कर लेता हूँ, वी नॉट। तो फिर ये वी का फंक्शन बना देता हूँ मैं, वी इक्वल्स टू वी नॉट माइनस एक्स। तो देखो इसका जो वी और एक्स का ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, कांस्टेंट तो नहीं होगा, कांस्टेंट तो नहीं होगा, क्या होगा? डिक्रीज, स्लोप नेगेटिव आएगा, हमेशा स्लोप नेगेटिव ही आना है, बिकॉज पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। डायरेक्टली भी आप देख सकते थे, पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जब पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है और यहाँ से दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन में आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, डिक्रीजिंग है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना देता हूँ। ये वी नॉट वाला पार्ट, ये कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा, नेगेटिव स्लोप, थीटा 1 मान लीजिए। अच्छा, यही अगर ये वाल इसमें आ जाएगा, अब बताओ यहाँ पे अगर ये डाइलेक्ट्रिक्स वाले इस वाले रीजन में आएगा, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी? ई वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? ई नॉट बाई के। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप किससे चेंज करोगे? ई नॉट बाई के। मतलब जो नेगेटिव स्लोप आएगा वो इसके नेगेटिव स्लोप से लेस होगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। तो नेगेटिव स्लोप जो होगा, समझो इसको, ये तो डायरेक्टली कर दिया, वहां पे क्या आ गया है? ये आ गया आपका डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स में ये वाली वैल्यू ई नॉट नहीं होगी, ई नॉट बाई के हो जाएगी। यहाँ का कुछ आप फाइंड करेंगे, वी इनिशियल इसके लिए ये हो जाएगा, वी फाइनल का यहाँ पे आएगा, और इसके बीच जब आप फाइंड करोगे तो ऐसा ही इक्वेशन बनाओगे आप, ऐसे इक्वेशन बनाओगे तो ये ई नॉट बाई के हो जाएगा। ये वाली वैल्यू ई नॉट बाई के हो गई, इसका मतलब ये हो गया, ये वाली वैल्यू ई नॉट बाई के हो गई, इसका मतलब इसका जो नेगेटिव स्लोप है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इससे लेस होगा, इससे क्या होगा? लेस होगा। तो यहाँ पे आप कैसे ड्रॉ करोगे? थीटा की वैल्यू लेस होनी चाहिए, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, थीटा, थीटा 2। आ रही बात समझ? फिर से अगर यहाँ पे आप देखोगे इस वाले केस में, तो इसका जो स्लोप होगा सेम इसके जैसा स्लोप होगा, तो ये यहाँ से इसको 0 अज्यूम कर लिया है, तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा, ये थीटा 3 आ जाएगा। तो थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 3 होगा, एंड ये दोनों जो होगा वो ग्रेटर होगा थीटा 2 से। ये क्लियर हुआ क्या? पोटेंशियल का ग्राफ क्लियर है? एनी डाउट?
कॉपी कर लो, आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में ये ग्राफ कुछ और करेंगे, और भी कुछ कुछ आएगा, उससे भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट वीक में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल आपका ऑफ मतलब कोई लेक्चर है नहीं, तो कल 7 to 8:30 डाउट लेक्चर रहेगा कैपेसिटर। 7 to 8:30 इवनिंग डाउट लेक्चर, 7 to 8:30। नहीं नहीं समझो, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये बताओ, ये जो नेगेटिव स्लोप आप कहां से कंसिडर करोगे? यही से कंसिडर करोगे ना नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव आ रहा है, थीटा क्या होता है? नेगेटिव स्लोप की बात कर रहे हैं, रॉन्ग तो नहीं बता रहा हूं ना मैं, करेक्ट ही है ना? ये ग्रेटर होगा ये बोल रहे हो क्या? अरे यार, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं। अच्छा एक बार, नेगेटिव स्लोप अगर आप ऐसे लिख रहे हो, यहां से क्लॉकवाइज ले रहे हो, तो ये tan माइनस थीटा वन, तो माइनस tan थीटा वन हो जाएगा ना फिर, माइनस tan थीटा वन आ जाएगा ना, ये माइनस tan थीटा टू, ये माइनस tan थीटा थ्री। तो स्लोप तो इसका नेगेटिव स्लोप ग्रेटर है ना यार, तो आई थिंक ये दोनों इससे तो ग्रेटर होना चाहिए। अगर आप ये बताओ, ऐसे समझो, अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी, ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी, तो tan थीटा वाला वैल्यू, आप इसको क्या लिखोगे ऐसा? स्लोप इस साइड से देख लो, इस साइड से देख लो, कंफ्यूजन जो है। 180 माइनस थीटा वन, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा वन। 10 180 180 माइनस थीटा टू, ये हो जाएगा माइनस tan थीटा टू, करेक्ट? तो देखो, थीटा टू अगर स्मॉलर होगा, थीटा टू इस साइड से स्मॉलर होगा, तभी तो ये वाली वैल्यू स्मॉलर होगी ना। तुम कैसे चेक कर रहे हो? ऐसे चेक कर रहे हो, tan 130 153 ऐसा डायरेक्टली 153 90 से ग्रेटर चेक करो, 90 से स्मॉलर चेक करो ना, तो फिर वो हो जाएगा है ना। 90 से स्मॉलर चेक कीजिए, तो वैसा चेक करो कि सर ये 180 माइनस थीटा जो है ये तो स्मॉलर हो जाएगा इससे, ये ग्रेटर होना चाहिए। आप अक्यूट एंगल लो ना फिर, उससे देखो ना आ जाएगा आंसर। तो ये थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू, थीटा थ्री इज ग्रेटर देन थीटा टू, तो ये आ जाएगा। तो कल जो है डाउट लेक्चर रहेगा 7 to 8:30 कैपेसिटर। जो होमवर्क है आप उसको सॉल्व कीजिए, उसको डिस्कस करेंगे। किसी का कुछ डाउट था क्या? चलो बाय बाय, टेक केयर। मैं कुछ बोल दूं ज्यादा टेंशन में नहीं आ जाना है, ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया था मैं पूछूं नहीं, ये काम मत करना, ठीक है? ब्रेक डाउन वोल्टेज इन पैरेलल का क्वेश्चन नहीं, ये भी नहीं आएगा। जो जो मैंने ब्रेक डाउन बताया ना, उसके भी चांसेस कम है, वो थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि ब्रेक डाउन से आप क्या समझते हो, ठीक है? नहीं तो करा दूंगा, किसी लेक्चर में ही करा दूंगा पैरेलल, ठीक है? इसी लेक्चर में ही करा दूंगा पैरेलल, समझ में आ रहा है? कॉपी कर। अरे एक बार बुकलेट सॉल्व करो ना, तुमसे हो रहा है नहीं हो रहा है, HCV या DC पार्टनर जो भी यूज करते हो तुम, देखो एक बार कोई भी रेफरेंस तुमसे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, तो समझ में आएगा कितना आ रहा है चैप्टर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वीक जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मतलब कमिंग 2 लेक्चर्स जो है वो इनफ है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। चलो बाय।